हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल नॉवल करंट। दोस्तों, आज के एपिसोड में जिन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की जाएगी उनमें पहला है चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र किस देश ने जारी किया है एवं उनकी क्या विशेषताएं हैं। दूसरा, हाल ही में अंतरिक्ष में एक बड़ा हादसा हुआ है, यह क्या था। साथ ही जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में भी पूरी जानकारी हासिल करेंगे। तीसरी प्रमुख घटना है यूएनओ द्वारा किस देश को मानवीय सहायता देने की घोषणा की गई है और ये सहायता है क्या। एसडीजी पायनियर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं। फिच रेटिंग्स ने हाल ही में भारत के बारे में कौन सी रेटिंग जारी की है। फिच के बारे में पूरी जानकारी हासिल करेंगे, यह क्या है और इसकी स्थापना कब हुई थी। तथा संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अपनी आधिकारिक भाषाओं यानी ऑफिशियल लैंग्वेज के अलावा 3 अन्य भाषाओं में भी सूचनाएं जारी करने की घोषणा की है। तो ये 3 भाषाएं कौन कौन सी हैं और हमारे लिए गर्व की क्या बात है। तो आइए पूरा एपिसोड को आप ध्यान से देखें, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। ओके, चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने चांद का एक नया भूवैज्ञानिक मानचित्र जियोलॉजिकल मैप जारी किया है। आंसर है ऑप्शन बी, चीन। चीन ने चांद का एक नया भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया है। दोस्तों, चीन की सरकारी मीडिया के अनुसार चीन के नए नक्शे में गड्ढे एवं ढांचे नजर आ रहे हैं जो पहले कभी सामने नहीं आए थे। चांद का यह सबसे विस्तृत नक्शा चीन की स्पेस एजेंसी CSNA, जो चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने जारी किया है। चीन द्वारा जारी किए गए इस नक्शे में चांद के सभी क्रेटर्स एवं आकृतियों को शामिल किया गया है। दोस्तों, जैसा कि मालूम है कि क्रेटर्स ज्वालामुखी के मुख को कहा जाता है, तो चांद पर जितनी भी ज्वालामुखी क्रियाएं हुई होंगी तो उन सभी क्रेटर्स और आकृतियां इस मानचित्र में दिखाई पड़ते हैं। वैज्ञानिक इस नक्शे की सहायता से भविष्य में चांद की अध्ययन बहुत अच्छे ढंग से कर पाएंगे। साथ ही चांद पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों, रोवर्स एवं लैंडर्स को पड़ोसी उपग्रह की सतह पर उतरने में भी मदद मिलेगी। दोस्तों, चीन द्वारा पेश किया गया यह नक्शा कोई पहली बार सामने नहीं आया है। इससे पहले भी अमेरिका के जियोलॉजिकल सर्वे, एस्ट्रो जियोलॉजी साइंस सेंटर, नासा और लूनर प्लेनेटरी इंस्टीट्यूट ने 2020 में पहली बार चांद और उसकी सतह का नक्शा जारी किया था। दोस्तों, एक स्वाभाविक प्रश्न है कि चीन ने यह नया नक्शा तैयार कैसे किया, तो आइए इसे जानते हैं। चीन ने जनवरी 2019 में चांगई 4 नामक एक प्रोब चांद पर उतारा था। ये चांद के अंधेरे वाले जगह पर उतारा गया था। दोस्तों, ये पहला स्पेसक्राफ्ट था जिसने चांद के इस अंधेरे वाले भाग में लैंडिंग की थी। तो धरती से चांद का हिस्सा कभी भी दिखाई नहीं देता और उस हिस्से में चीन ने अपने प्रोब को उतारने में सफलता हासिल की थी। दोस्तों, चीन ने इसके बाद दिसंबर 2020 में चांगई 5 मिशन चांद पर भेजा था। यह मिशन चांद से मिट्टी एवं पत्थर लेकर धरती पर लौटा था। दोस्तों, हाल ही में अंतरिक्ष में एक बड़ा हादसा हुआ जब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से एक पत्थर टकराया। अब प्रश्न यह है कि इस टेलीस्कोप को किस देश ने अंतरिक्ष में स्थापित किया है। आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिका। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा अर्थात नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा बनाई गई 80,000 करोड़ रुपए की लागत वाली जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के मुख्य दर्पण से अंतरिक्ष में एक सूक्ष्म उल्कापिंड टकरा गया है। जी हाँ दोस्तों, इस धूल के आकार की अंतरिक्ष चट्टान से टेलीस्कोप का बड़ा नुकसान हुआ है। यह एक बड़ी घटना है अंतरिक्ष की। जहां तक सैटेलाइट की सुरक्षा की बात की जाए तो इसे अंतरिक्ष में एक बड़ा हादसा माना जा रहा है, किंतु अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी का कहना है कि इससे दूरबीन के कार्य पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। वैज्ञानिकों के अनुसार माइक्रोमीटर अर्थात बेहद सूक्ष्म उल्कापिंड ने 23 मई से 25 मई के बीच यानी इसी अवधि के दौरान जेम्स वेब टेलीस्कोप से टकराया, जिससे उसके सोने की परत वाले दर्पणों को काफी नुकसान पहुंचा है। जी हाँ, उसमें जो दर्पण लगे हैं उस पर सोने की परत चढ़ाई गई है। आइए जानते हैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है क्या और इसे अंतरिक्ष में क्यों स्थापित किया गया था, इसके उद्देश्य क्या हैं।
दोस्तों, एक महत्वाकांक्षी मिशन के तहत अमेरिका ने जेम्स वेब टेलीस्कोप को प्रारंभिक ब्रह्मांड का अध्ययन करने हेतु अंतरिक्ष में स्थापित किया है। इस मिशन का उद्देश्य है यह पता लगाना कि ब्रह्मांड कितनी तेजी से विस्तार कर रहा है और साथ ही पूरे ब्रह्मांड में वस्तुओं का विश्लेषण करना भी इसका एक अन्य प्रमुख उद्देश्य है। इस टेलीस्कोप को अब तक का सबसे मजबूत अंतरिक्ष आधारित वेधशाला माना जाता है। इसे 25 दिसंबर 2021 को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था। इस टेलीस्कोप में लगे सेंसर का एक सूट तथा 18 गोल्ड प्लेटेड मिरर सेगमेंट ब्रह्मांड के शुरुआती चरणों से आकाशगंगाओं जी हां गैलेक्सीज की तलाश करते हैं और उसका अध्ययन करने में योगदान दे रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस देश को 4 महीने की अवधि में $48 मिलियन की मानवीय सहायता प्रदान करने की योजना बनाई है? आंसर है ऑप्शन डी, श्रीलंका। संयुक्त राष्ट्र संघ ने श्रीलंका को 4 महीने की अवधि में लगभग $48 मिलियन की मानवीय सहायता प्रदान करने की योजना बनाई है। दोस्तों, श्रीलंका को अगले 6 महीनों के लिए देश को बचाए रखने के लिए $6 बिलियन की आवश्यकता है और इसमें सिर्फ दैनिक जीवन जो प्रतिदिन की जरूरतें हैं उसे ही सुनिश्चित करने के लिए श्रीलंका को $5 बिलियन की आवश्यकता होगी। इससे श्रीलंका को थोड़ी मदद मिल सकेगी, किंतु वर्तमान में श्रीलंका लगभग दिवालिया हो चुका है और उसने अपने विदेशी ऋणों का पुनर्भुगतान निलंबित कर दिया है। ग्लोबल एसडीजी पायनियर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय निम्न में से कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन सी, रामकृष्ण मुक्कावेल्ली। दोस्तों, रामकृष्ण मुक्कावेल्ली संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। दुनिया में पहली बार, जी हां, पहली बार किसी भारतीय को संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट अर्थात यूएनजीसी द्वारा जल प्रबंधन के लिए, ध्यान रहे, जल प्रबंधन के लिए यानी वाटर मैनेजमेंट के लिए वैश्विक सतत विकास लक्ष्य पायनियर अर्थात एसडीजी पायनियर, यहां एसडीजी का विस्तार है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अर्थात वैश्विक सतत विकास के लिए नामित किया गया, यानी उन्हें शामिल किया गया है। रामकृष्ण मुक्कावेल्ली के अलावा संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट द्वारा 10 नए एसडीजी पायनियर्स को नामित किया गया। जी हां, 10 नए एसडीजी को शामिल किया गया, इसमें वे भी शामिल हैं। तो ये सभी कॉर्पोरेट लीडर हैं और वे मानवाधिकार जो ह्यूमन राइट्स है, पर्यावरण, इन्वायरमेंट, श्रम और भ्रष्टाचार विरोधी संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट के 10 सिद्धांतों को लागू करके सतत विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में उत्कृष्ट है, यानी इस दृष्टिकोण से वे काफी सफल होंगे, ऐसा संयुक्त राष्ट्र का मानना है और ऐसे ही योग्य लोगों को इसमें शामिल किया गया है। फिच रेटिंग्स ने भारत में चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? आंसर है ऑप्शन बी, 7.8%। फिच रेटिंग्स ने चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत के आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 7.8% कर दिया है। दोस्तों, इससे पहले फिच ने आर्थिक विकास की गति भारत में 8.5% रहने की उम्मीद जताई थी। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी फिच ने वैश्विक जिंस कीमतों में जो अनाजों की कीमतें लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ने के कारण इसमें कटौती की है। अपने बयान में फिच ने कहा है कि वह भारत की सॉवरेन रेटिंग के परिदृश्य अर्थात आउटलुक को 2 साल बाद नकारात्मक से स्थिर कर दिया है। आइए इसे समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी जो फिच है उसने भारत की सॉवरेन रेटिंग के अपने आउटलुक में सुधार किया है। पहले यह नकारात्मक नेगेटिव था और अब इसे वो स्थिर यानी स्टेबल कर दिया है। फिच ने भारत की जो सॉवरेन रेटिंग तय की है उसे BBB यानी BBB रखा है। एजेंसी यानी फिच ने 10 जून को कहा कि भारत में तेजी से आर्थिक सुधार के कारण मध्यम अवधि के दौरान जो ग्रोथ है उसमें गिरावट का जोखिम कम हो गया है, यानी ग्रोथ अभी बनी रहेगी। यही वजह है कि भारत की रेटिंग को स्टेबल रखा गया है, यानी इसमें सुधार की गई है।
दोस्तों फिच रेटिंग क्या है, आइए इसे समझते हैं। फिच रेटिंग्स एक अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है और यह बिग 3 जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज दुनिया में है उसमें यह शुमार होते हैं। जो अन्य दो हैं उनमें मूडीज और स्टैंडर्ड एंड पुअर्स है। इन तीनों के नाम आपने सुना होगा। तो इसकी कड़ी क्या है, तो यह है कि फिच रेटिंग निवेश पर भविष्योन्मुखी क्रेडिट राय यानी रेटिंग प्रदान करती है जो इसके डिफॉल्ट होने की संभावना को दर्शाती है। इसका तात्पर्य यह है कि किसी देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति कैसी है और भविष्य में क्या हो सकती है, इसकी ओर वो इशारा करती है। दोस्तों ये प्रश्न है कि आखिर इस रेटिंग की उपयोगिता क्या है। तो फिच द्वारा प्रदान की गई ये जो क्रेडिट रेटिंग है इसका उपयोग निवेशकों के लिए, जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए, फिर बिचौलियों जैसे कि कोई निवेश बैंक है वे, ऋण जारी करने वालों, व्यवसायों और निगमों द्वारा इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसके आधार पर वो ये तय करते हैं कि भविष्य में आगे क्या रणनीति या नीति अपनाई जाए। दोस्तों इसके बारे में आप जान लें फिच के बारे में कि अमेरिकी अर्थशास्त्री जॉन नोल्स फिच, जी हां, जॉन नोल्स फिच ने 1914 में फिच रेटिंग्स की स्थापना की थी और इसका जो मुख्यालय है वर्तमान में ये न्यूयॉर्क यूएसए में और लंदन ग्रेट ब्रिटेन में दोनों जगहों पर है। दोस्तों फिच के द्वारा लंबी अवधि के लिए जो क्रेडिट रेटिंग तय की जाती है उसका जो शीर्ष है वो ट्रिपल ए है। तो आइए इसे समझते हैं। वर्तमान में भारत के लिए उसने ट्रिपल बी, ये जो गुड क्रेडिट क्वालिटी है, ये तय की है। इसके पहले भारत डबल बी में था तो अब उसे ट्रिपल बी किया गया है। तो अब इसके ऊपर ए, फिर डबल ए और इसके ऊपर ट्रिपल ए है जो सबसे सर्वोच्च अवस्था की स्थिति है। तो ये जो रेटिंग है इसके अलावे यहीं तक वो सीमित नहीं है बल्कि इसके नीचे भी जो बी है इसके नीचे भी ट्रिपल सी, डबल सी, सी, आर डी एवं डी रेटिंग्स होते हैं। सबसे नीचे कैपिटल डी, इसका तात्पर्य डिफॉल्ट, ठीक है ना, ये सबसे निचला क्रम है रेटिंग का। इसके अलावे फिच द्वारा अल्पकालिक क्रेडिट रेटिंग भी समय समय पर जारी किए जाते हैं। ये सभी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की ओर इशारा करते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने पहली बार अपनी आधिकारिक भाषाओं के अलावा, जी हां, उनका जो ऑफिशियल लैंग्वेज है इसके अलावा निम्नलिखित में से किन भाषाओं में सूचनाएं जारी करने की घोषणा की है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, हिंदी, बांग्ला और उर्दू। दोस्तों अब यह गर्व का विषय है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत के हिंदी भाषा के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। यह घोषणा 10 जून को की गई है। तो हिंदी के अलावा दो अन्य भाषाओं बांग्ला और उर्दू भाषा को भी इसमें शामिल किया गया है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी कामकाज और जरूरी संदेश आधिकारिक भाषाओं जो उनका ऑफिशियल लैंग्वेज है इसके अलावा हिंदी, बांग्ला और उर्दू में भी पेश किए जाएंगे। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाएं 6 हैं, ध्यान रखिएगा 6 भाषाएं उनका ऑफिशियल लैंग्वेज है। ये हैं अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश। लेकिन इन 6 भाषाओं में अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा ही मुख्य रूप से प्रयोग में लाई जाते हैं। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को बढ़ावा देने के कई प्रयास लगातार किए जाते रहे हैं और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये याद रखिए कि 2018 में हिंदी @UN परियोजना आरंभ की गई थी। कब? 2018 में। इसका उद्देश्य था हिंदी भाषा में संयुक्त राष्ट्र की सार्वजनिक पहुंच को बढ़ाना और दुनिया भर में हिंदी बोलने वाले लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो याद रखिएगा हिंदी @UN आरंभ कब हुआ? 2018 में। और अब इन्हीं सब का ये परिणाम है कि हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की ऑफिशियल भाषाओं के साथ साथ शामिल किया गया है। आइए कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं को संक्षिप्त रूप में देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक पर 27 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना लगाया है? आंसर है पंजाब एंड सिंध बैंक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 जून 2022 को किस देश को 12 हाई स्पीड तटरक्षक नौकाएं सौंपी हैं? ये देश है वियतनाम। महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव बोर्ड ने हाल ही में वन्यजीव संरक्षण आंदोलन और पर्यावरण संरक्षण आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए 12 नए संरक्षण भंडार और कितने वन्यजीव अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को अपनी मंजूरी दी है? आंसर है 3। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एशिया एवं प्रशांत विभाग के निदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है?
आंसर है कृष्णा श्रीनिवासन को। दोस्तों, यदि आप यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए करंट अफेयर से संबंधित यह चैनल बेहद उपयोगी है। यहाँ सिर्फ महत्वपूर्ण घटनाओं को ही विस्तृत रूप में विश्लेषण के साथ प्रस्तुत किया जाता है जो इस प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों, इसे आप लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।